हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं आधार फैलाव प्रतिरोध या आधार प्रसार प्रतिरोध। ठीक है, बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या है ये देखेंगे। ऐसे पहले हम लोगों ने धारा, वोल्टा लाभ और ये सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, तो वो सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेंगे ताकि आप लोग भूलें ना। ठीक है, जल्दी ही फर्स्ट यूनिट का टेस्ट होने वाला है, तो वो भी ज़रूर आप सभी लोग दीजिएगा जिनकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, जिन्होंने देखी है और बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आज शुरू करते हैं हम लोग। ये तो क्या है आधार प्रसार प्रतिरोध, तो देखेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर में आधार क्षेत्र संग्राहक और उत्सर्जक की तुलना में अधिक पतला होता है। ट्रांजिस्टर में जो आधार क्षेत्र संग्राहक और उत्सर्जक की बेस, एमीटर और कलेक्टर 3 पार्ट होते हैं ना, ये आपको बताया था, बेस, एमीटर और कलेक्टर। ठीक है, ये 3 पार्ट जो होते हैं यही सारा मेन काम करेंगे। ठीक है, तो जो इसमें आधार होता है, मतलब बेस होता है, वो क्या होता है, वो पतला होता है बीच का पार्ट। ठीक है, जैसे मान लो ये बेस है, एमीटर, कलेक्टर, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, ये एमीटर, ये कलेक्टर, तो बेस पतला होता है ये। ठीक है, इस टाइप से होते हैं। ये 3 टर्मिनल होते हैं, सीबीटीसी, सीसीटीसी, सीईटीसी, आपको उस दिन बताया था। ठीक है, तो वह धारा जो आधार क्षेत्र में प्रवेश करती है, उत्सर्जक आधार संधि से होते हुए संकीर्ण मार्ग से आधार सिरे पर पहुंचती है। ठीक है, आधार चालन के लिए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल आधार की अपेक्षा उत्सर्जक और संग्राहक दोनों में बहुत अधिक होता है, क्योंकि आधार पतला होता है, इसलिए उसकी तुलना में जो संग्राहक और उत्सर्जक होंगे, मतलब एमीटर और कलेक्टर होगा, उसमें बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, उत्सर्जक आधार संग्राहक की मॉड्यूलित क्षेत्रीय मात्रा के कारण आधार प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, क्योंकि आधार धारा का मान बहुत कम होता है। जब आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो धारा की वैल्यू ज़्यादा होगी, जब धारा ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, देखो आपको पता है भाई रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। मान लो ये प्रतिरोध ऐसे कुछ सिंबल बनाते हैं ना आप, तो अगर रेजिस्टेंस का काम होता है धारा को रोकना। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बीच में होगा तो धारा रुक रुक के जाएगी। भाई ऐसे ऐसे बीच में आप भूल भुलैया बना दो, फिर आपको कहें यहाँ तक पहुँचना है तो आपको टाइम लगेगा। आपसे एक कहने सीधे रास्ता यहाँ जाना है, बीच में एक ही ऐसे मुड़ना पड़े तो आप जल्दी पहुँचेंगे। ठीक है, मतलब अगर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगी, और जो अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी। ठीक है, समझ गए। तो यही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो प्रतिरोध है बहुत उच्च है, इसलिए धारा जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आधार चौड़ाई मॉडुलन या आधार संकीर्णता में आधार की चौड़ाई ट्रांजिस्टर पर लगाई गई अभिनत वोल्टता के संगत परिवर्तित होती है। इस परिघटना के कारण ट्रांजिस्टर पर अनुप्रयोग की गई पश्च अभिनत वोल्टता अग्र अभिनत के संगत आधार प्रतिरोध परिवर्तित होता है। यह आधार प्रतिरोध आधार प्रसार प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये आधार प्रसार प्रतिरोध क्या है, हम जानते हैं कि अभी बता दिया ऊपर भी। आधार चौड़ाई मॉडुलन या आधार संकीर्णता में क्या होता है, आधार की जो चौड़ाई होती है ट्रांजिस्टर पर जो अभिनत वोल्टता के संगत जो है चेंज होती रहती है, वोल्टेज के मतलब रिस्पेक्ट में चेंज होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पश्च अभिनत वोल्टता और अग्र अभिनत वोल्टता के संगत आधार का जो प्रतिरोध होता है वो भी चेंज होता है। यही जो चेंजमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, यही आधार प्रतिरोध क्या कहलाता है, आधार प्रसार प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए विसरण धारा क्या होती है, विसरण धारिता। ठीक है, विसरण धारा क्या होती है आपको बता चुके हैं। विसरण धारा क्या याद आया है, मतलब सुना सुना वर्ड लग रहा है, एक बार अपनी कॉपी में देखिएगा, पीछे आपको बताया है कहाँ पे, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, किस में आपको पढ़ाया है, अभी फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया है, अब मैं ये नहीं बताऊंगी कहाँ पे पढ़ाया है। अब देखो विसरण धारिता क्या होती है। जब एक ट्रांजिस्टर सक्रिय या संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक आधार क्षेत्र में संचित होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए आधार क्षेत्र में संचित जो आवेश होता है संग्राहक धारा के पदों में निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। ठीक है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, एनपीएन समझते हैं ना, पी में क्या होते हैं, होल कोटर होते हैं। ठीक है, एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है आधार क्षेत्र में जो आवेश होता है संचित, वो संग्राहक धारा मीन्स एमीटर की करंट के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं। एमीटर के रिस्पेक्ट में, एमिटर में जो करंट होती है उसके रिस्पेक्ट में उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, Qn = W²/2dn IC। ठीक है, IC मीन्स कलेक्टर, संग्राहक। तो ये देखो W क्या है, आधार क्षेत्र की चौड़ाई है, DN क्या है, विसरण गुणांक है। ठीक है, और IC क्या है, संग्राहक धारा है। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो अल्पसंख्यक आवेशवाहक समय तथा संग्राहक धारा के पदों में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, Qn = टाउ F टाउ IC। ठीक है, ये जो ऐसे टी करके बना होता है ये टाउ होता है। ठीक है, टाउ नहीं है, टाउ है। ठीक है,
तो समीकरण 1 और 2 दोनों से हम देखेंगे, ये भी भाई देखो क्यू एन के इक्वल है, ठीक है, ये भी क्यू एन के इक्वल, ये भी क्यू एन के इक्वल, तो दोनों ये भी इक्वल। अब हम कहते हैं कि एक सेब बराबर एक केला, ठीक, एक सेब बराबर एक केला, और एक लीची के बराबर भी एक केला है, ठीक। मान लो लीची ऐसे तो नहीं होती, मान लेते हैं, ठीक है, ठीक, मान लो ये, ठीक, बराबर एक केला है, केला है, केले पे हंसेंगे, ठीक, मान लो ये केला है, ठीक। तो तो मतलब सेब बराबर भी क्या होगा, एक लीची होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो वही मतलब यहाँ पे है TW²/2DN बराबर टाउ एफ टाउ आई, ठीक। यहाँ से टाउ की वैल्यू निकाल लेंगे, टाउ एफ बराबर W²/2D, IC कट गया, बचा इतना, ठीक। जहाँ टाउ एफ क्या है, आवेश वाहकों के लिए अग्र संक्रमण समय है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब इतना बचा है, ज़्यादा नहीं है, इतना ही आज पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, यह वह समय है जो आवेश वाहकों को धारा पार करने में औसत समय के रूप में लगता है। कौन सा समय है, जो ये टाउ क्या है, अग्र समय संक्रमण समय है, अभी आपको बताया। और कौन सा समय है, जो आवेश वाहकों को जो आधार को पार करने में, मतलब बेस को जो पार करने में, इस बेस को इधर से आने में या इधर से आने में जो टाइम लगता है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। औसत समय के रूप में है, इसका मान 10 पिको सेकेंड या 100 PS के मध्य होता है, ठीक है, मतलब 10 से 100 पिको सेकेंड के बीच में होगा। समीकरण 2 दीर्घ संकेतों के लिए अनुप्रयोग की जाती है। ये जो यहाँ पे लिखवाया था QN = टाउ एफ IC, ये जब दीर्घ संकेत होंगे तो उसके लिए हम लोग टाउ एफ बराबर IC यूज़ करते हैं, ठीक, QN बराबर टाउ एफ × IC यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि IC चरघातांकीय रूप से VDC पर निर्भर है, अतः QN भी BC पर निर्भर करेगा, इसीलिए QN जो है एक अरैखिक संबंध को प्रदर्शित करता है और एक अरैखिक धारिता प्रभाव को प्रदर्शित करता है। हालांकि लघु संकेतों के लिए क्या होता है, लघु संकेतों के लिए ये विसरण धारिता जो होती है वो क्या होती है, वो ये होती है CD बराबर DQN/DVBE, ठीक है। BE मतलब एमीटर और C मतलब बेस, ठीक। D/DVB ऐसे लिख दिया, QN की जगह टाउ एफ IC रख दिया, ठीक है। तो टाउ एफ कांस्टेंट है, इसको अलग लिख दिया, DIC/DBV। और ये क्या आ गया, CD बराबर ये है हमारा क्या, विसरण धारिता, CD बराबर टाउ एफ GM, इसको GM बराबर मान लिया है क्या, GM बराबर IC/IT मान लिया है, मान लो तो DIC/DVBE, ठीक। इतने बराबर G मान लो, यहाँ पे रख दिया वैल्यू इसकी जगह पे GM, ये हो गया CD बराबर, ठीक। GM बराबर अगर हम लोग ये रख दें भाई, ये तो T के फॉर्म में था, अगर हम IC/VT रख दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे तब ये आ जाएगा, ठीक। तो ये भी लिख सकते हैं, D/D के फॉर्म में ना हो तो ऐसे लिख देंगे, समझ गए। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। कल आपको अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के लिए संक्रमण समय और आयुकाल का व्यंजक दिखाएंगे, ठीक है, वो आप सीखेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए पहले, उसके बाद टेस्ट दीजिएगा कल परसों में, और ये कराएंगे आगे, ठीक है। तो जितना पढ़ाया उतना तैयार करते हुए चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर आपका सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है दें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार भी नहीं कहा आपसे लाइक करने के लिए, ना सब्सक्राइब करने के लिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग भी आपके साथ जुड़ें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि उन्हें भी इन सारी चीज़ों का पता चले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।